सभी छात्र छात्राओं को प्रेम भरा नमस्कार भाई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है भाई। अपन चर्चा कर रहे थे अजमेर के चौहानों में। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी पृथ्वीराज सेकंड के बारे में। पृथ्वीराज सेकंड के बारे में हमने थोड़ा सा समझा था भाई। और आज अपन जो चर्चा है वो करेंगे पृथ्वीराज के बारे में, आगे की चर्चा। तो पृथ्वीराज के बारे में यदि आगे की चर्चा की जाए तो आपके जो पृथ्वीराज चौहान सेकंड है, इस पृथ्वीराज चौहान सेकंड के शासन काल में इनकी रानी थी जिनका नाम था सुइया देवी। और ये जो सुइया देवी थी इसके द्वारा भीलवाड़ा के मेनाल में सुहवेश्वर महादेव मंदिर का क्या करवाया गया, निर्माण। तो ध्यान रखना, सुहवेश्वर महादेव मंदिर है, ये सुहवेश्वर महादेव मंदिर है, इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान सेकंड के शासन काल में करवाया गया था। या यदि क्वेश्चन पूछे कि भाई मेनाल में स्थित सुहवेश्वर महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये बनवाया था आपके पृथ्वीराज सेकंड ने। इनके शासन काल में शैव संप्रदाय के सन्यासी भाव ब्रह्म हैं, इन भाव ब्रह्म ने आपके मेनाल के अंदर महानालेश्वर महादेव मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया। और 1169 के अंदर इनकी निसंतान क्या हो गई, मृत्यु हो गई भाई। यही बात करें तो सोमेश्वर का 1169 से 1177 शासन काल रहा। इनकी जो उपाधि है वो है आपके प्रताप लंकेश्वर। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किस चौहान शासक ने धारण की। तो प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करने वाला चौहान शासक है सोमेश्वर। सोमेश्वर के पिता का नाम अरुणोराज, माता का नाम कांचन देवी और मामा कुम्हारपाल। इनका लालन पालन ननिहाल में अहिलवाड़ा गुजरात के अंदर हुआ। रानी का नाम था कर्पूरी देवी या कपूरी देवी भाई। और आपके पुत्र हैं पृथ्वीराज सेकंड और हरिराज। पुत्री प्रभा देवी या पृथ्वी देवी, जिनका विवाह मेवाड़ के शासक सामंत सिंह के साथ में हुआ था। तो मेवाड़ के शासक सामंत सिंह आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बहनोई थे, जो तराइन के दूसरे युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे भाई। यहाँ बात करें तो आपके सोमेश्वर ने अपने मामा कुम्हारपाल के शत्रु और पुष्कर के शासक मल्लिका अर्जुन को पराजित करके इन्होंने ख्याति प्राप्त की, यानी प्रसिद्धि प्राप्त की। वहीं बात करें तो आपके अरुणोराज ने अजमेर में सोमेश्वर ने अजमेर में अपने पिता अरुणोराज व स्वयं की मूर्ति लगवाकर राजस्थान में मूर्ति कला को बढ़ावा देने का कार्य किया। सोमेश्वर के शासन काल में ही आपके कौन सा बिजोलिया शिलालेख लगा। ये जो आपके बिजोलिया शिलालेख है, यदि इसके बारे में बात की जाए तो बिजोलिया शिलालेख है वो वर्तमान में आपका बिजोलिया कहाँ पर है, बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है भाई। तो ये बिजोलिया शिलालेख है वो वर्तमान में आपके भीलवाड़ा के अंदर है। बिजोलिया शिलालेख है, इस बिजोलिया शिलालेख का समय है 1170 भाई। तो 1170 में लगा था। और बिजोलिया शिलालेख है, इसकी भाषा जो है वो ये आपके संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है। कौन सी, संस्कृत भाषा में है। इसके जो आपके लेखक रहे बिजोलिया शिलालेख के, वो लेखक रहे हैं आपके कौन भाई, गुणभद्र। कौन रहे हैं, गुणभद्र इसके लेखक रहे हैं। और इसी शिलालेख के अनुसार आपके चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण जाति के वत्स गोत्र से मानी जाती है। इस शिलालेख के अनुसार ब्राह्मण आपके चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था, जिसने 551 ईस्वी में सांभर यानी सपादलक्ष में चौहान वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। तो वो सभी जानकारी अपने को इसी शिलालेख से प्राप्त होती है। 1177 के अंदर गुजरात शासक मूलराज सेकंड के द्वारा सोमेश्वर की क्या करवा दी गई, हत्या करवा दी गई भाई। अगले पॉइंट पर बात करें तो सोमेश्वर की मृत्यु के बाद शासक बनता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो 1177 से 1192 ईस्वी तक आपके सांबर का या यूं कह दो अजमेर का क्या रहा, शासक रहा। इनका जन्म 1166 ईस्वी विक्रम संवत 1223, जन्म स्थान अहिलवाड़ा या अहिल पाटन गुजरात है। पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी, उपाधि है आपके राय पिथोरा अर्थात युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। दूसरी है दल पुंगल या दल पंगुल, इसका अर्थ होता है विश्व विजेता। घोड़े का नाम है इनके नाट्य रंबा भाई।
प्रिय रानी थी संयोगिता, पुत्र हैं गोविंद राज। राज्य अभिषेक 1177 और कहाँ पर, अजमेर के अंदर हुआ था। राज्य अभिषेक के समय इनकी उम्र मात्र कितनी, 11 वर्ष थी भाई। बात करें आपके संरक्षिका तो ये आपके कर्पूरी देवी, मुख्यमंत्री कैमास कदमवास या कदमदास बना और सेनापति इनका रहा है कौन, भुवनमल भाई। बात करें जन्म 1166, राज्य अभिषेक 1177, देहांत 1192 के अंदर। आपके राज्य अभिषेक के समय पृथ्वीराज चौहान तृतीय मात्र 11 वर्ष के थे और इनका शासन काल 15 वर्ष रहा है। जीवन काल लगभग इनका 26 वर्ष का रहा है। कितने वर्ष का, 26 वर्ष का रहा है भाई, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इसके बाद में बात करें कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासकों की बात करें तो इनके समकालीन महोबा का शासक या चंदेल वंश का शासक था जिसका नाम था प्रमार्दी देव या प्रमर्दी देव चंदेल। और प्रमार्दी देव चंदेल या प्रमर्दी देव चंदेल के सेनापति थे आला व उदल भाई। वहीं बात करें तो पृथ्वीराज के समकालीन आपके कन्नौज या गहडवाल वंश का शासक था जयचंद गहडवाल और जयचंद गहडवाल की पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता भाई। यही बात करें तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन गुजरात के चालुक्य वंश का शासक भीमदेव सेकंड था और इसकी संरक्षिका माता नायिका देवी और प्रधानमंत्री थे आपके जगदेव प्रतिहार। पृथ्वीराज के समकालीन आपके आबू या परमार वंश के शासक सलखा या जैत्र सिंह परमार थे और इनकी पुत्री थी आपके इंछणी देवी भाई। बात करें जालोर के या सोनगरा चौहान वंश का शासक समर सिंह सोनगरा इनके समकालीन रहा। तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन महत्वपूर्ण शासक थे, लेकिन इनमें आपके सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका है कौन सा, महोबा का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से क्या करें, याद रखें आप। इसके बाद में चर्चा करें अगले पॉइंट पर, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दिग्विजय की नीति का क्या किया, पालन किया। दिग्विजय की नीति हो गई कि आड़ोसी पड़ोसियों को अपनी अधीनता क्या करवाना, स्वीकार करवाना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1178 में साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ली और इनके प्रारंभिक जीवन में इनकी रक्षा करने का कार्य कैमास व भुवनमल के द्वारा किया गया। यानी प्रारंभिक समय में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को सुरक्षित रखने का जो कार्य है वो कार्य कैमास व भुवनमल के द्वारा किया गया। 1178 में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात शासक भीमदेव सेकंड ने आपके पृथ्वीराज से सहायता मांगी थी और ये सहायता देने के विरुद्ध में इनको सलाह देने वाला इनका मंत्री या मुख्यमंत्री था वो आपका कैमास था। यहां से फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई। दूसरी बात करें 1178 में इन्होंने नागा अर्जुन के विद्रोह का क्या किया, दमन किया और अपने उत्तराधिकार को इन्होंने क्या कर लिया, मजबूत कर लिया। किसके विद्रोह का दमन करके, नागा अर्जुन और पृथ्वीराज के बीच गुरुग्राम या गुड़गांवा का युद्ध 1178 ईस्वी में लड़ा गया। ये मैदान वर्तमान में हरियाणा के अंदर है। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय व नागा अर्जुन के मध्य हुआ। इस युद्ध में नागा अर्जुन हारा, वह मैदान छोड़कर भाग गया और पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसमें क्या हुआ, जीता। ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने सेनापति भुवनमल व मुख्यमंत्री कैमास की सहायता से जीता था भाई, ये ध्यान रखना। इसके बाद बात करें आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1182 में भंडानक जाति के विद्रोह का दमन किया। ये भंडानक जाति आपके सतलज नदी की घाटियों से आकर इसार, सिरसा आदि क्षेत्रों के अंदर बस गई थी और पृथ्वीराज के समय इन्होंने विद्रोह कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1182 में अपने सेनापति भुवनमल के सहयोग से भंडानक जाति के विद्रोह का पूर्णतः क्या किया, दमन। इसमें सहायता करने वाला सेनापति उनका भुवनमल था भाई। यहीं पर अपन चर्चा करें अगले पॉइंट में आपके, तो चौहान चंदेल संघर्ष ये 1182 में हुआ और 1182 में आपके प्रमर्दी देव चंदेल यानी महोबा के शासक और पृथ्वीराज के बीच आपके तुमुल का युद्ध लड़ा गया 1182 में।
इस तुमुल के युद्ध में पृथ्वीराज जीता और आपके प्रमर्दी देव चंदेल है वो इसमें क्या हुआ, हारा। प्रमर्दी देव चंदेल के सेनापति आला व उदल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और आपके पृथ्वीराज का महोबा पर अधिकार हो गया। पृथ्वीराज ने महोबा को जीतने के बाद वहां का प्रशासक पुंजन राय को बनाया। इस युद्ध में भी उनकी सहायता करने वाला सेनापति भुवनमल था उनका भी। यही आगे बात करें तो आपके चौहान चंदेल संघर्ष 1184 के अंदर ये आबू की राजकुमारी इंचनी देवी के विवाह को लेकर गुजरात व आपके अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज के मध्य विवाद हुआ था और दोनों के मध्य आपके नागौर का अनिर्णायक युद्ध 1184 के अंदर लड़ा गया। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय व भीमदेव सेकंड के मध्य, और ये एक क्या था, अनिर्णायक युद्ध था, यानी इसमें कोई हारा नहीं और इसमें कोई जीता नहीं भाई। यहां आपके भीमदेव सेकंड के सेनापति जगदेव प्रतिहार के द्वारा दोनों के मध्य 1187 में समझौता करवा दिया गया, यानी लगभग दोनों के मध्य 3 वर्षों तक विवाद चलता रहा था इस विवाह को लेकर भाई। यहां पर बातचीत करें तो अगला है चौहान गहडवाल संघर्ष। कारण था दिल्ली के उत्तराधिकार को लेकर और आपके पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, मोहनोत नैणसी, अबुल फजल और डॉक्टर दशरथ शर्मा, इनके अनुसार बात करें तो यहाँ आपके पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने एक कहानी का उल्लेख किया है जिसका समर्थन मोहनोत नैणसी, अबुल फजल और डॉक्टर दशरथ शर्मा करते हैं कि जो कन्नौज के शासक थे जयचंद गहडवाल, इस जयचंद गहडवाल की पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता, और ये संयोगिता प्रेम करती थी किससे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय और संयोगिता के प्रेम को स्वीकार नहीं किया किसने, जयचंद गहडवाल ने भाई। किसने, जयचंद गहडवाल ने स्वीकार नहीं किया और जयचंद गहडवाल ने आपके संयोगिता का क्या रख दिया, स्वयंवर रख दिया। स्वयंवर में सबको बुलाया लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया और इसने दरवाजे के बाहर पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाकर लगवा दी। संयोगिता आपके स्वयंवर में माला लेकर आगे बढ़ती है। सब राजा मन में बड़े ही खुश होते हैं कि भाई आज तो हम जयचंद गहडवाल के दामाद बनेंगे, हमारा विवाह होगा। लेकिन संयोगिता ने किसी भी राजा को अपना वर के रूप में नहीं चुना और संयोगिता ने आगे बढ़ के आपके जो ये मूर्ति थी पृथ्वीराज की, इस मूर्ति के गले में उन्होंने माला ढाल दी और ढालते हुए संयोगिता ने कहा कि सुन साजन सुन मेरे प्यार की धुन, सुन साजन सुन मेरे प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। इस प्रकार के आपके तो बाकी सब राजा नाराज हो गए और सभी ने जयचंद गहडवाल को आपके सीटने सुनाए। सभी ने कहा कि यदि आपकी पुत्री पृथ्वीराज से प्रेम करती है तो आपको विवाह फिर उनसे ही कर देना चाहिए। इस बात से आपके पृथ्वीराज चौहान को जब संयोगिता ने पत्र भेजा तो पृथ्वीराज आपके आता है और संयोगिता को उठाकर वो ले जाता और संयोगिता से पृथ्वीराज ने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। इस प्रकार ये सभी इसको मानते हैं, कौन सा, प्रेम विवाह मानते हैं आपके मोहनोत नैणसी, अबुल फजल और डॉक्टर दशरथ शर्मा भाई। तो ये आपके था चौहान गहडवाल संघर्ष। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय व आपके मोहम्मद गोरी के मध्य संघर्ष की बात करते हैं तो दोनों के मध्य आपके 2 निर्णायक युद्ध लड़े गए। इसमें आपके मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्रों पर आपके अधिकार करने का प्रयास किया और उन्होंने तबर हिंद या सरहिंद के किले पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया और वहां का प्रशासक काजी जियाउद्दीन को बना दिया भाई। यहाँ आपके तराइन का पहला युद्ध है वो 1191 के अंदर हुआ। ये मैदान है करनाल जिला हरियाणा। पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज जीता, मोहम्मद गोरी हारा। मोहम्मद गोरी घायल हो गया। मोहम्मद गोरी के घायल होने पर उसके सैनिक गोरी को युद्ध मैदान से उठाकर काबुल की ओर भाग गए। मोहम्मद गोरी को घायल करने वाला पृथ्वीराज का दिल्ली का सामंत गोविंद राय था और पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी की भागती सेना का पीछा नहीं किया। ये पृथ्वीराज के जीवन की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन का दूसरा युद्ध 1192, पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी इसमें जीता, पृथ्वीराज हारा और पृथ्वीराज वीरगति को क्या हो गया, प्राप्त हो गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की रानी इंचनी देवी ने भी भाग लिया और वीरता के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी और इस वीरांगना ने तो आपके मोहम्मद गोरी के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतारा। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी, ये जो युद्ध हुआ तराइन का, इससे पहले मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के पास में एक संदेश वाहक भेजा था तराइन के दूसरे युद्ध से पहले जिसका नाम था कीवाम उल मुल्क भाई।
यहीं पर अपन बात करें तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार इनकी समाधि काबुल में है, चबूतरा स्मारक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। और सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो इन्होंने दिल्ली में पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया, अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की, अध्यक्ष या मंत्री इनके पद्मनाभ हैं। इनके शासन काल में संस्कृत पाठशाला में 84 विषय और 84 भाषाओं का अध्ययन करवाया जाता था भाई। यही बात करें तो इनके दरबारी चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, जयानक भट्ट, आपके पृथ्वीराज विजय, जनार्दन वागीश्वर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप आसाधर और आपके पद्मनाभ भाई। अगले में बात करें तो आपके पृथ्वीराज चौहान के काल में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित हो जाने के बाद अजमेर को दिल्ली सल्तनत के अधिकार में ले लिया गया और मोहम्मद गोरी ने भारत में अपना प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया, नियुक्त किया भाई। ये थे आपके अजमेर के चौहान। बाकी की जो चर्चा है वो करेंगे अगले क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा भाई।